Welcome dear students, your most demanding topic सीक्वेंस एंड सीरीज वो स्टार्ट कर रहे हैं राइट। और देखिए इम्पोर्टेंस इसकी है, इम्पोर्टेंट है भी ये टॉपिक। हमारे जो फाउंडेशन का जो क्लास 11th होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर उनको एक लाइन में देखना चाहें तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, आपकी एलजेब्रा के सारे टॉपिक हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही है अपनी तरफ से, ठीक है। एलजेब्रा के टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। रीज़न ये कि 12th में सभी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की हम आईआईटी की जेईई की बात करें तो वो 5% से ऊपर वेटेज रखता है, क्वेश्चन पक्का आता है। नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो तीन वर्ड्स हैं, वहाँ से हम सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहला वर्ड आता है सीक्वेंस, फिर आता है सीरीज, और एक हम वर्ड यूज करते हैं प्रोग्रेशन, राइट। सो देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। इनका क्या मतलब है? देखिए सीक्वेंस की डेफिनेशन जो सिंपल दी जा सकती है वो ये है, सक्सेशन ऑफ नंबर्स A1 A2 A3 A4 AN formed according to some rule. These numbers जो कि अगर हम मैथ्स में बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस वैसे इंग्लिश का वर्ड है, बहुत जनरलाइज है। सीक्वेंस कई तरह की होती है। आप किसी मॉल में जाते हैं तो जो देखते हैं कि कपड़े जो हैं अकॉर्डिंग टू उनकी साइज के अकॉर्डिंग एक टाइप के कपड़े लग रहे हैं, दूसरे फिर उसमें लग रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि सारा जो ये मॉल में जो जितना डिस्प्ले किया हुआ है इसने, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, ठीक है ना। तो वो भी वहाँ पे भी सीक्वेंस वर्ड यूज हो जाता है इंग्लिश का। लेकिन हम मैथ्स में यदि बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस में हमारे लिए नंबर से रिलेशन होगा, यहाँ पे नंबर से रिलेटेड होगा। तो पॉइंट यह है कि सक्सेशन ऑफ नंबर्स A1 A2 A3 A4 AN फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल। सो इफ नेक्स्ट कमिंग नंबर जो लिखे हुए हैं, सक्सेशन ऑफ नंबर मीन्स एक के बाद अगला, A1 पहला है तो दूसरा A2 है, A3 है, तो इस तरह से सक्सेसिवली नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर अगर अब आप ले रहे हो और वो नंबर किसी रूल के अकॉर्डिंग बन के आ रहे हैं, तो उस रूल को ही हम बोलते हैं कि दे आर मेकिंग सम सीक्वेंस। वो कोई सीक्वेंस बनाएंगे, तो वो सीक्वेंस आपको पहचान करनी होती है। ये जो बैंक पीओ और रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि 4 नंबर्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द 5th वन विच इज 5th वन। तो 4 के बीच में कोई रूल लग रहा होता है, 4 नंबर्स के बीच में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके बीच में रूल लग रहा होता है और आपको डिटेक्ट करना होता है कि 5वां कौन सा होगा। तो उसके बीच में एक कोई भी रूल चला देता है वो, ठीक है ना। तो उस रूल को पहचान करके आपको 5th वाला नंबर निकालना पड़ता है। तो देखिए ये पूरी डेफिनेशन हो गई आपका A1 A2 A3 AN फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल। वही रूल की बात कर रहा हूं, रूल इज कॉल्ड द सीक्वेंस। अब बोले कौन सी सीक्वेंस हो सकती है? देखिए सीक्वेंस के लिए एक नोटेशन है, कोई भी जो सीक्वेंस देगा, सीक्वेंस को इस तरह से लिखेगा AN और इसमें डबल साइडेड एरो लगे होते हैं। तो ये जो होती है ये इसकी जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म होगी, nth टर्म होगी, राइट। और इसमें डबल साइडेड एरो होते हैं। इसका मतलब ये कि ये इधर भी बढ़ सकती है और पीछे भी जा सकती है, ठीक है ना। तो मतलब अगर इसके पीछे वाला नंबर लिखना होगा तो उससे एक नंबर पहले का नंबर लगा दो। सो दिस इज द नोटेशन फॉर द सीक्वेंस, राइट। और अब हम देखिए यहाँ पे जनरल टर्म है तो वो तो लिखते ही हैं। सीक्वेंस के एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कैसे कैसे हो सकता है, सीक्वेंस बहुत तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 है, 1 का क्यूब है प्लस इवन नंबर ऐड करें। देखिए इधर 1 क्यूब लिखा और 3 क्यूब लिखेंगे प्लस 2 ऐड किया और हर बार 2 क्यूब लिख देता हूं, चलो, है ना। 1 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2, और इस तरह से ये नंबर लिखते चला जाएगा। तो उसने एक रूल बना लिया कि नेचुरल नंबर्स का क्यूब करेंगे, उनमें सब में 2 ऐड करेंगे। सो नेचुरल नंबर का क्यूब प्लस 2, नेचुरल नंबर का क्यूब प्लस 2। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन गई। मतलब इसने कुछ रूल तो फॉलो किया। तो आप अगर इससे अगला वाला नंबर पूछना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट नंबर, राइट। इसी तरह से देखिए और भी कुछ भी बना दीजिए आप,
टू स्क्वायर कर दीजिए, +1 कर दीजिए। देखिए अब मैं कुछ सीक्वेंस लिखना जा रहा हूं, आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से मैं लिख रहा हूं ये सारा। कोई नंबर है, इवन नंबर उठाए, स्क्वायर +1 किया, 4 स्क्वायर +3 किया, और 6 स्क्वायर +5 किया, ठीक है, और 2 4 6 8 स्क्वायर +7 किया। तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें हमने एक पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस, और जिसको हम बोलते हैं सम रूल, इस रूल का यूज किया और उससे उनको लिखना स्टार्ट किया। तो आपको पहचान हो गई कि अगर मान लीजिए इनको नंबर्स को मैं सॉल्व करके और वैसे लिख दूं, 4 + 5 हो गया, और यहाँ 16 19 आ रहा है नंबर, ठीक है ना, 36 और 41 आ रहा है। तो अब ये इस तरह से अगर लिखे होंगे तो हो सकता है पहचान मुश्किल हो, लेकिन आप उसमें चेक करके निकाल सकते हैं कि हाँ ये किस हिसाब से नंबर आ रहा है। क्योंकि एक 5 है, 5 के बाद 19 आ गया, 19 के बाद 41 आ गया, फिर 8 8 जो 64, 71 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से नंबर्स चल रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस, राइट। अब देखिए इसमें कई तरह की चीजें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना, वो भी आपके वन लाइनर बोलेंगे, या आपके एनसीईआरटी में इस तरह की कोई भी सीक्वेंस देके और आपको वो बोल सकता है कि ये इसमें आप क्या करेंगे। हम इन तीनों वर्ड्स को ध्यान से समझेंगे। पहले अभी हम सीक्वेंस वर्ड पे काम कर रहे हैं, फिर हम समझेंगे व्हाट इज द सीरीज, एंड देन विल कम टू द व्हाट इज द प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है। तो इसी के मैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, write down the, this is the question, write down the sequence whose nth term is as। तो वो दे रखी है। मान लीजिए पहला सवाल इसने ये बना दिया, इसमें tn भी कर सकता है, nth टर्म, t फॉर टर्म n। और एक और बात ध्यान रखना, कभी भी जब टर्म नंबर की बात चलती है तो n जो होता है, n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि जब टर्म नंबर हम स्टार्ट करते हैं तो टर्म नंबर 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, या टर्म नंबर 100 होगी। टर्म नंबर 3.5 नहीं हो सकती। आपसे बोले कि टर्म नंबर 3.5 लिखो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि टर्म नंबर 3.5 लिखो। तो ना ये वाली बात यूजलेस है। या तो टर्म नंबर 3 हो सकती है या टर्म नंबर 4 हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो n होता है दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, राइट। इसके बाद आ जाइए आप, हम जिस सवाल की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट डाउन द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज एस, राइट। तो इस तरह से दे रखी हो, मान लीजिए -1 to the power n, एंड दिस इज 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 3। एक ये है। दूसरा सवाल कुछ भी बना सकते हैं, आप समझ लीजिए कि कुछ भी लिख सकता है, उसको जनरलाइज करके उसमें n का यूज कर रहा है यहाँ पे, और ये nth टर्म दे रखी है। और इससे अगर हमें सीक्वेंस बनानी है तो n को 1 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, n 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। बहुत आसान काम है, ठीक है ना। इसी तरह का एक और लिख लेता हूं मैं, कुछ भी लिख दे ऐसे, n स्क्वायर साइन n π/6। तो कुछ ऐसा लिख दिया है जो कि n के टर्म्स में है, जिसको वो nth टर्म डिनोट कर रहा है, तो हम उसका n 1 2 3 4 पुट करते हुए लिख देंगे। और भी एग्जांपल है, चलिए लिख देता हूं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज, लेट्स से tn इक्वल्स टू 3 प्लस -1 रेज टू पावर n कर दिया, 3 to the power n कर दिया, और यहाँ पे log n लगा दिया, ठीक है। log n to the base 10 कर दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए ये जो भी कुछ बनाया हुआ है इसने, यहाँ पे जो nth है tn लगा रखा है, ठीक है। तो tn का मतलब 1 2 3 4 पुट करेंगे, और t1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म। तो वो सीक्वेंस आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए इसमें पहले में n1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा -1 की पावर 1, तो ये माइनस होगा, और n अगर 1 रखते हैं तो ये भी 3 हो गया, 3/3 1 हो गया,
तो ये आपकी T1 ही हो गई। T1 इक्वल्स टू हो गई -1 की पावर 1 और ये हो गया 3 1 हो गया, ठीक है, तो -1 ही हो गया। अब n इक्वल्स टू 2 रख के आप इसी तरह से सेकंड टर्म निकाल सकते हो, थर्ड टर्म निकाल सकते हो और सीक्वेंस को कॉमा लगाते हुए लिख दोगे कि हाँ ये सीक्वेंस है। ये ध्यान रखें कि जब सीक्वेंस लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के बीच में कॉमा लगता है, A1 A2 A3 A4 लगता है, या टर्म नंबर T भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो सकता है कि A1 लिखते हैं, AN भी डिनोट करता है जनरल टर्म को, AN करता है तो आपका TN भी करता है और कई बार शॉर्ट में भी लिखा होता है TN। ये सारे जो नोटेशंस हैं, दिस इज फॉर द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। AP GP HP तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि AP हुई तो क्या होगा, लेकिन ये किसी भी सीक्वेंस के लिए उसका जनरल टर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ये AN हो गया, या टर्म नंबर, ये T आपको नोटेशन समझ आ रहा है, T फॉर टर्म और nth टर्म एंड दिस इज TN, तो किसी भी तरह से उसको वो लिख सकता है। तो मैं इनको छोड़ देता हूं। आप ये पॉइंट समझ गए कि इस तरह से n का वैल्यू 1 रख के आप इसको ओपन कर दोगे और वैल्यू को सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू बनेगी, जैसे इसमें मान लीजिए आप बोलोगे कि इसमें हम log की वैल्यू फिर लिखें या नहीं लिखें, आप मत लिखिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर ऐसा सवाल आ जाता है इस तरह का तो आप T1 निकालेंगे, इसको हम छोड़ दें, इसको छोड़ देते हैं, चलिए, और इस पे काम करें। यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि log 2 आएगा, log 3 आएगा, तो फिर उसका क्या करना है ना। तो वैसे ही लिखते चले जाइए, इसमें आप लिख लो n इक्वल्स टू 1 और T1 निकाल दो। T1 आएगा आपका 3, ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1 3 होगा, log 1 होगा। log 1 0 होता है, लेकिन हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 रख के आप सेकेंड टर्म निकाल दोगे, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 जैसे ही प्लेस करते हैं तो -1 की पावर 2 में पॉजिटिव आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। T2 आएगा -1 की पावर 2, ये पॉजिटिव 1 देगा, 4 आएगा, एंड 3 टू द पावर 2, दिस इज 9, एंड यू कैन राइट द log 2 बेस 10। तो अब आप उसको ऐसा ही रखिए, उसको ज्यादा सॉल्व मत करो, ठीक है ना। तो n2 हो गया, n3 हो गया, n3 निकाल के रख के n की जगह 3 रख देंगे और उसको लिख देंगे T3 हो गई। ऐसे 3 4 5 टर्म्स निकालते हुए एक सवाल बनता है 11 CBSE में कि कोई भी इस तरह की जनरल सीक्वेंस दे देता है एंड राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये क्वेश्चन होता है, तो वो हमें लिखनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम लेते हैं एक सवाल ले लेते हैं टोटल, जिसपे कि इस तरह का फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने का क्वेश्चन बनता हो। देखिए ये सिंपल सा सवाल लिया है और इसमें कुछ बातें भी समझने की हैं, छोटी छोटी बेसिक, इसलिए लिया है। लेट an, और उस तरह से दे दिया है इसने जिस तरह से मैंने सिंबल बताया था आपको, an विद अ सीक्वेंस गिवन बाय a1 इज 3, तो फर्स्ट टर्म तो इसने दे दी, एंड an, और जनरल टर्म के लिए लिख रहा है इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ an minus 1 plus 2 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। तो n ग्रेटर देन 1 ही लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे n minus 1 यूज कर रहा है, ठीक है। तो अगर वैल्यू अगर यहाँ पे 1 भी पुट करेंगे तो 0 आता है शुरू में, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना। और a0 फॉर n इज ग्रेटर देन 1 है तो 1 यूज नहीं कर सकते, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बोल रहा है तो 2 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो 3 टाइम्स ऑफ an minus 1 plus 2 for n is greater than 1, then find the first 4 terms of the sequence, तो वो आपको लिखना है। अब देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म तो आ चुकी, फर्स्ट टर्म a1 जो है वो 3 इसने खुद ने दे दी है। अब हम बात कर रहे हैं a2 की, तो यहाँ n को 2 पुट करेंगे, a2 लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ a और n की वैल्यू 2 minus 1, सो दिस इज 2 minus 1 plus 2, और वैल्यू सॉल्व कर लीजिए 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 2, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ a1 ऑलरेडी 3 है हमारे पास में, प्लस 2, सो 9 to 11, तो ओवरऑल हमें जो सेकंड टर्म मिली वो 11 मिल गई है, ठीक है, दिस इज 11। अब आ जाइए आप 3 पे, तो इसी जनरल फॉर्मूले में
n की वैल्यू हम 3 प्लेस कर देंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल चीजें बता रहा हूं। तो ठीक है ना, तो ये A3 आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n3 पुट करोगे तो ये लिखा जाएगा A3 माइनस 1 एंड प्लस 2, सो 3 टाइम्स ऑफ दिस A2 प्लस 2, तो 3 टाइम्स ऑफ A2, और A2 यहाँ पे हमारा 11 डिसाइड हो चुका था, सो 3 टाइम्स ऑफ 11 प्लस 2, सो दिस इज 33 प्लस 2, राइट, सो 33 प्लस 2 35, इस तरह से हमारा A3 डिसाइड हो गया। तो हमने देखिए A1 डिसाइड कर लिया है, A1 हमारे पास में 3 आ चुका है, A2 हमारे पास A2 11 आ चुका है, A3 हमारे पास में 35 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है A4, और सवाल ये था कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी थी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत ले रहे हैं, ठीक है ना, अभी और भी करेंगे, टफ क्वेश्चंस भी लेने वाला है, राइट। तो देखिए ये आ जाएगा A4, N4 पुट किया, राइट, so therefore this becomes the A4 equals to 3 times of A4 minus 1। यहाँ आप ध्यान से आप काम करते चलेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी करते हैं तब वहीं बीच में कहीं सिली मिस्टेक एंटर करती है और फिर आपको पता नहीं लगता है कि क्यों आंसर चेंज आ गया। 3 टाइम्स ऑफ दिस A3, ये A3 बनाएगा प्लस 2 होगा, सो 3 टाइम्स ऑफ A3 हम 35 बना चुके हैं प्लस 2, सो दिस इज 105, ठीक है, 107, सो therefore first 4 terms of sequence B आप लिख लोगे, ये जिस तरह से 3 11 के बाद 35 आ गया, ठीक है, और 107 आ गया, आगे भी डैश डैश छोड़ दीजिए, आपको आंसर ऐसे करना होता है, ठीक है ना। 11 CBSE में भी अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लिखोगे, इसने फर्स्ट 4 बोली थी, आगे हमने डैश डैश लगा के छोड़ दिया, कहने का मतलब ये है कि आगे भी सीक्वेंस ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से ये परफेक्ट वे है हाउ टू आंसर द थिंग्स, राइट। इसके बाद हम लेते हैं जो कि मैंने 3 वर्ड्स लिखे थे, सीरीज वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सीरीज वर्ड अगर हम डायरेक्टली बोले हैं तो हम ये समझते हैं दिवाली पे हम सीरीज लगाते हैं, दिवाली पे सीरीज लगाते हैं बल्बों की, ठीक है ना। सो दिस इज द सेम थिंग वट एवर इज कॉल्ड इन इंग्लिश कि सीरीज मीन्स when terms of sequence are added together, series is formed। अब आप ध्यान रखें, यहाँ थोड़ी एक बात है कि उनके बीच में प्लस साइन लगाते हुए उनको ऐड करते हुए लिखना है, उसको ऐड नहीं कर देना है। एडेड टुगेदर मतलब उनको ऐड कर दिया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है। सो जो सीरीज की बात कर रहे हैं तो वो जो सीरीज है वो ये है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN प्लस 1, और मान लीजिए आगे भी आएगी, तो बस खाली इस तरह से जो लिख देना है इसका नाम सीरीज है। आप बोले इनको हम ऐड भी कर दें तो सम कर देंगे, फिर उसके बाद क्या है, तो फिर वो सम ऑफ सीरीज हो जाएगा। अगर आप इसका मान लीजिए सम भी कर देते हैं और सम निकाल देते हैं और SN बोलते हैं जिसे सम ऑफ n टर्म्स, और आपने कोई वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे सिंगल वैल्यू, इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में सम ही निकल गया, एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तब उसको बोलेंगे सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ये चीज हो जाती है, दिस बिकम्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हो जाता है। और यहां जब हम लिख रहे होते हैं ऐसे, तो ये वाली जो चीज है ये सीरीज है, बीच में प्लस प्लस साइन लगाते हुए उनको टर्म्स को डिस्प्ले किया हुआ है, इस पोजीशन में उसको सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है। इसके बाद में अगला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा प्रोग्रेशन।
तो कई जगह जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज भी लिखा जाता है, कई जगह प्रोग्रेशन एंड सीरीज भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें पॉइंट ये समझना है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन वर्ड में क्या फर्क आता है। तो नेक्स्ट वही ले रहे हैं, सीक्वेंस तो ठीक है समझ गए, ठीक है ना। इसके बाद में आता है प्रोग्रेशन। देखिए यहां पे एक हल्का सा फर्क है। पर्टिकुलर सीक्वेंस में बताया कि वो कोई सम रूल, नंबर्स जब कोई किसी रूल को फॉलो करते हैं और इस तरह से जब नंबर बनते हैं तो वो सीक्वेंस आती है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो नंबर्स हैं सीक्वेंस के कोई डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हो, अब रूल अगर फिक्स कर दिया है, राइट। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, इफ terms of sequence follow definite rule, कोई एक डेफिनेट रूल फॉलो करते हो। डेफिनेट रूल ये है कि पहली टर्म है उसमें कोई टर्म अगर ऐड होती जा रही है, हर बार एक एक फिक्स है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, अगर वो हर बार ऐड होता है और इस तरह की जब आप सीक्वेंस बनाते हैं तो उसका नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेसिव ऑर्डर में बन रही है, प्रोग्रेस करती हुई जा रही है, लेकिन प्रोग्रेस किस तरह से कर रही है, प्रोग्रेस इस तरह से कर रही है कि हर बार एक नंबर उसमें जोड़ रहा है कांस्टेंट, एंड तो कांस्टेंट जब हम हर बार ऐड करते जाएंगे तब हम बोलेंगे कि ये अब जो सीक्वेंस थी अब इसका हम नया नेमिंग कर देते हैं, इसको हम जो है बोलने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन्स अर्थमेटिकली ऐड होता जा रहा कोई नंबर उसके साथ में और हर बार सेम कांस्टेंट आप ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि जीपी की बात कर रहा हूं, यदि उस ए में फर्स्ट टर्म में, ठीक है, एक कांस्टेंट हर बार मल्टीप्लाई करते हुए आगे चले जाएं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, हर बार जब आपने मल्टीप्लाई किया और अगली टर्म मिली तो फिर हम बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकली मीन्स उसके साथ में मल्टीप्लाई होने पर जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म क्रिएट किया उसने, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थी सीक्वेंस लेकिन उसने सम डेफिनेट रूल जो है वो फॉलो किया और डेफिनेट रूल फॉलो करने की वजह से उसका एक हमने नया नेमिंग कर दिया, उसको हम कहने लगे कि नहीं ये हमारी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है वो जो एपी होती है उनके टर्म्स को खाली पलट दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तो जो टर्म्स मिलने जाती हैं उन्होंने उस सीक्वेंस का नाम दे दिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और एजीपी भी होती है तो उसकी हम बात करते हैं। पहले हम प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख लें। इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉलो डेफिनेट रूल, सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। देखिए यही फर्क आया कि जब कोई भी सीक्वेंस, वैसे तो रूल हजारों रूल बना सकते हैं हम, नंबर ऐसा करें कि हर नंबर में पहले एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले ले 1, अगली वाली में 1 इंटू 2 ले लें, फिर तीसरी वाली टर्म बनानी है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दें, चौथी बनानी है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दें, या और भी कुछ जो भी आप रूल डिसाइड कर सको, ठीक है। एक बार उसमें मान लो कोई सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर के पावर 4 करेंगे और एक बार एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगले वाले में 1 ऐड करेंगे, फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक ऐड करेंगे। तो आपने कोई रूल बनाया, दैट रूल इज कॉल्ड द सीक्वेंस, बट यू हैव नॉट क्रिएटेड सम डेफिनेट रूल। जो डेफिनेट रूल है वो आ जाता है आपका, देयर आर 4 डिफरेंट रूल्स, बेसिकली 3 कि एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोग्रेशन बनती है उसमें डेफिनेट रूल जो आता है, ये डेफिनेट रूल की वजह से जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन वर्ड यूज करने लग जाते हैं उसके लिए कि दैट हैव सम प्रोग्रेसिव ऑर्डर, टर्म्स आर obtained in progressive order by some definite rule, and that definite rule is known as the arithmetic different type of progressions। और तो यहां से आ जाते हैं 3 type of progressions। so there are 3 type, mainly जो है 3 types होती हैं। so
टाइप ऑफ लिख लेते हैं हम, बेटर ये रहेगा, टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस, ठीक है। और बहुत सारी भी होती हैं प्रोग्रेशंस, तो कई तरह से लिखी जा सकती हैं। तो एक आएगी आपकी एपी, दूसरी आपको मालूम है जीपी, एपी जीपी एचपी हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और तीसरी हो जाती है एजीपी अर्थमेटिको, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तीसरा आपको मालूम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और फोर्थ वन लिखी है जो हम मतलब यहाँ पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद में मिसलिनियस भी होती हैं बहुत सारी। मिसलिनियस कई सारी होती हैं, उसमें डिफरेंस मेथड भी लगता है, उसकी जनरल टर्म लिख के फिर उसको हम लिख सकते हैं। तो वो फिर उसको कैटेगराइज किया हुआ है कि मिसलिनियस बहुत तरह की, यहाँ सीक्वेंस वर्ड बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा कि उनको भी कई तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लेने वाले हैं अर्थमेटिको, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अब देखिए इतनी चीजें तो आपको पता ही हैं, सबको पता है, क्योंकि बहुत छोटी क्लास से इवन 6-7 से आप जो है सीक्वेंस सीरीज में स्टार्ट ले लेते हो, 8th में भी थी, 9th में भी थी, ठीक है। तो पता ही है आपको कि इसमें कोई नंबर ऐड होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, उस कांस्टेंट को कॉमन रेशियो बोलते हैं, राइट। तो यहाँ जो जनरल में लिखी जाती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, हम आगे भी डिटेल में इसको लेंगे भी, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ बस खाली। फर्स्ट टर्म अगर ए है तो ए आर लिखोगे, ए आर स्क्वायर लिखोगे, ए आर क्यूब लिखोगे, इस तरह चलते जाओगे, ठीक है। और जो भी टर्म एपी की हैं उन टर्म्स को अगर रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आपका बन जाएगा एचपी। तो ये आ जाएगा 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, राइट। तो इस तरह की जो है आप क्रिएट कर दोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और पूछेंगे ये एजीपी कैसे बनती है, तो चलिए एजीपी भी ले लेते हैं। इसमें क्या, फर्स्ट टर्म एक पार्ट जो है एजीपी, दो टर्म दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट होता है, करस्पॉन्डिंग नंबर्स का, एपी और जीपी का, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्रोडक्ट करके लिख दें तो एपी और जीपी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, एजीपी हो जाएगा, एजीपी, ठीक है, लास्ट का पी कॉमन है, एजीपी, एंड दैट इज नोन एज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो पहला टर्म चलता है वो एपी का चलता है और दूसरा चलेगा वो जीपी का चलेगा। देखिए ए लिखा, कॉमन रेशियो मान लीजिए आर है तो यहाँ तो 1 ही लिखेंगे, ए प्लस डी आएगा और इसमें आर आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस 2d आएगा, फिर आर स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस 3d होगा एंड देन इट विल बी आर क्यूब, राइट, ए प्लस 4d होगा एंड दिस इज आर टू द पावर 4। इस तरह से जो पर्टिकुलर प्रोग्रेशन है इसका नाम हो गया अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये हमने सारी प्रोग्रेशंस और ये सारी चीज दिखी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेने वाले हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, मेनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑल द डिटेल्स, एंड पहले हम ये कवर करेंगे, आपको मालूम ही है, उसके बाद जीपी कवर होना है, उसके बाद में एचपी कवर होना है और एजीपी होगा, और मिसलिनियस सीरीज भी लास्ट पार्ट ऑफ द सीक्वेंस इन सीरीज विल बी द मिसलिनियस सीरीज। उसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स्ड अप सीरीज होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप की सीरीज होती है, तो वो हम सब उसी में लेने वाले हैं। देखिए अब आती है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो जिस तरह से हमने डिफाइन किया सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होती है, तो हम आ चुके हैं प्रोग्रेशन पे और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये एक तरह की सीक्वेंस ही है और इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है, सीक्वेंस which is such that if we subtract from the previous next term to the previous term we get the constant, next term to the previous term, कोई भी अगली टर्म में से उससे पिछली वाली टर्म को उसको subtract किया जाए and if you are getting the some constant then
पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि वो सीक्वेंस ऐसी बनाई हुई है कि उसमें डेफिनेट रूल ये यूज किया हुआ है कि इन ऑर्डर टू गेट द नेक्स्ट टर्म, तो डेफिनेशन में हमने बोला कि अगली टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर, कोई भी अगली टर्म से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर कांस्टेंट आए तो हम उसको बोलेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर हम सीधी बात करें इस तरह से, तो कोई भी अगर टर्म दी हुई है और अगर हम चाहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिले तो उसमें एक कोई भी कांस्टेंट हर बार ऐड करेंगे, सो यू विल गेट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म एंड दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यह है कि इफ a sequence is such that in order to if difference from next to previous term is always constant, ये कॉमन डिफरेंस वर्ड बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम बोलते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस होता है। राइट, कॉमन डिफरेंस उसको हम डी से डिनोट करते हैं। सो दिस ऑलवेज फ्रॉम नेक्स्ट टू प्रीवियस टर्म, एक जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे तो उस टाइप की जो सीक्वेंस बनेगी वो हो जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वो जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, उसको जनरल में डी से लिखते हैं। आपको पता है, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लिख लें हम, 2 3 5 3 8 3 11 14 17 और 20, इस तरह से जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। रीजन, क्योंकि कोई भी अगली टर्म है, अगली टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ रहा है, 14 माइनस 11 इज 3, 17 माइनस 14 इज 3, 20 माइनस 17 इज 3। तो ये तो एज पर डेफिनेशन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हमें सीधे सीधे अगर बनाना है तो आप ऐड करते जाइए। 2 में वो कांस्टेंट हम निकाल दिया, 3 आ गया, तो 2 में 3 ऐड करेंगे 5 होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 होगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 होगा। इस तरह से हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मिल जाती है, ठीक है ना। तो देखिए जनरल में इसी चीज को जनरल फॉर्म ऑफ एपी यदि बनाना है तो उसको उसी तरह से लेंगे। कोई भी आप टर्म ले लेंगे ए, अब ए में वो कॉमन डिफरेंस जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या वो कांस्टेंट इसका पॉइंट यह है कि इसमें एक कांस्टेंट हमेशा जुड़ता ही है तो ही वो एपी होती है। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो जीपीए हो जाएगी या और कोई सीक्वेंस हो जाएगी। लेकिन एपी बनाने के लिए आपको एक फिक्स कांस्टेंट हर बार ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म, राइट। तो ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है, ये चलता जाएगा। और ये जो है टर्म नंबर फर्स्ट है, दिस इज द T1, राइट, टर्म नंबर। और इसको जनरल में भी नोटेशन में भी वही लिखते हैं, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म के लिए ही नोटेशन यूज होता है, दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म। नॉर्मली ए जो है फर्स्ट टर्म का नोटेशन है जो कि आपकी T1 है, फर्स्ट टर्म T1 है, या उसको A1 भी लिख सकते हैं। A1 जो है अगर उस तरह से लिख रहे हैं A1 A2 A3 तो उसके हिसाब से A1 जो है फर्स्ट टर्म हो गया, एंड दिस विल बी रिगार्डेड द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। अब आप यहाँ पे एक रूल देखिए क्या चल रहा है, हम लिखने जा रहे हैं nth टर्म, राइट। तो ऐसा हो रहा है कि ये जो फोर्थ टर्म है 4 में यहाँ 3 आ रहा है और ये हो गई आपकी फिफ्थ टर्म। तो अगर 5 है तो यहाँ 4 आ रहा है और फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है 3d, और थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d चल रहा है। तो अब हम लिखना चाह रहे हैं जनरल टर्म, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हम जनरल लिखेंगे तो यहाँ जो भी नंबर की टर्म लिखेंगे उससे यहाँ पे एक कम लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, a प्लस 0d भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आएगा। तो क्या हम यहाँ जनरल टर्म लिख दें, इसकी tn लिखेंगे, इस तरह से ये चलती जाएगी और ये आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अगर यहाँ n लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे n-1 इंटू डी, एंड दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे। देखिए हमने इसको जनरलाइज कर लिया, जनरल में इस तरह से लिख के, और ये सारी बातें आ गई कि a है फर्स्ट टर्म, तो a प्लस डी सेकेंड हो गया, a प्लस 2d हो गया, राइट, a प्लस 3d, और इसी तरह से हमने लिख लिया nth टर्म tn हो जाएगी आपकी a प्लस n-1 इंटू डी, सो दिस इज a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ जो ये चीज़ यूज होती है, समटाइम्स इट इज कॉल्ड an भी बोलते हैं, या शॉर्ट में भी लिख देते हैं इसको, tn भी लिख देते हैं, tn लिख देते हैं, tn an या कैपिटल tn, टर्म नंबर nth टर्म है तो n लिखेंगे, और t ऑफ n, कैपिटल T ऑफ n इज ऑल्सो द nth टर्म, राइट। इस तरह से लिखा जाता है। और कोई भी सीक्वेंस है यहाँ पे आपको प्लेस करनी है फर्स्ट टर्म, राइट, और ये वो है n जिस नंबर की टर्म आपने निकालनी है। आपको मालूम होना चाहिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही चलता है, और यहाँ जो d प्लेस करना है ये आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। याद रखिए हमेशा अगली वाली में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू मिलती है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो सीक्वेंस जो होती है कई बार वो डिक्रीजिंग सीरीज भी हो सकती है या इंक्रीजिंग सीरीज। तो कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो अगली टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। तो सीरीज ऐसे जो है छोटी होती जाएगी, नंबर छोटे होते जाएंगे, नंबर छोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी है, और उसमें जो डी है नेगेटिव आने वाला है। और अगला नंबर यदि बड़ा होता चला जाए तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और उसमें जो डी है वो पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस चलती हैं। ये तो आपकी ये चीज़ हो गई, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं, जैसे कि हमें ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकलता हमेशा इस तरह से, जो d है कॉमन डिफरेंस वो हमेशा अगली से पिछली प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को आप जनरल में लिख दो, क्योंकि हमें नहीं मालूम, फोर्थ में से थर्ड भी माइनस कर सकते हैं, और 11 टर्म में से 10th टर्म को माइनस कर सकते हैं, उससे पहले वाली करनी है। तो जनरल में भी आप लिखोगे कि जो tn nth टर्म है उसमें से अगर tn-1 टर्म हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा एपी में। एपी में ये एपी की सारी बातें चल रही हैं तो ये आएगा। और एक और बात बताता हूँ आपको कि ये वाली जो वैल्यू है ये ऐसे भी आ जाती है कि S2, अगर कोई भी एपी दी हुई है उसके फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है, और उसमें से अगर -2 टाइम्स ऑफ S1 करेंगे तो भी वही चीज़ आ जाती है। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वही वाला ले लेते हैं। सपोज 1 3 4 3 7 3 10 13 16, ये एक आपको एपी है, कंफर्म है कि एपी है, क्योंकि 1 + 3 4 हुआ, +3 7 +3 10 13 16 चल रहा है, ठीक है। और मैंने बताया कि कॉमन डिफरेंस जो है किसी भी nth टर्म में से tn-1 करेंगे, सो विल गेट द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और यही इसका चेक मेथड भी होता है। चेक मेथड ये होता है कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है। एपी चेक करने के लिए यदि आए और आपने उसको कोई भी nth टर्म में से tn-1 कर लो, n की जगह n-1 रिप्लेस किया और उसमें से माइनस किया और वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब वो एपी है। अगर कांस्टेंट नहीं दे रहा, उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ n आना चाहिए, और दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा तो ही हमें मालूम चलेगा कि वो एपी है, और अगर उसमें n कैरी कर गया, n आ गया, इसका मतलब वो एपी नहीं है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा इस पे, पहले हम इसकी बात कर लें। मैं जो ये बोल रहा था कि कॉमन डिफरेंस को हम tn-1 तो लिखते ही लिखते हैं, इसको हम S2 - 2 टाइम्स ऑफ S1 भी लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखिए S2 मतलब पहले 2 टर्म्स का सम है,
तो S2 आ जाएगा 1 + 4 5 हो गया। ठीक है, बात खाली समझने के लिए लिखा जा रहा है ऐसा। और S1 होगा खाली पहली टर्म का ऐड, तो एक टर्म को तो क्या ऐड करना, 1 ही होगा S1, है ना। और हमें लिखना था देयरफॉर जो D है वो D हमें जो 3 मिला हुआ है इस वाली पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वही चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए S2 5 हो गया, S2 - 2 टाइम्स ऑफ S1 ये हो गया 5 - 2 टाइम्स ऑफ S1 1 हो गया। तो ये भी हमें 3 ही दे रहा है। ये कंफर्म होता है कि इसको कॉमन डिफरेंस को इस तरह से भी निकाला जा सकता है। SN का फॉर्मूला दे रखा है, SN के फॉर्मूले में से आप क्या करेंगे कि कोई भी S2 निकाल लीजिए, -2 टाइम्स ऑफ S1 कर दीजिए। S1 तो फर्स्ट टर्म ही होती है, S1 बोलो या फर्स्ट टर्म बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लेने वाले हैं कि अगर मान लीजिए दे रखी हैं टर्म्स A, B और C, 3 टर्म्स दे रखी हैं और वो AP में हों, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना। ये कई पॉइंट्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इफ ABC आर इन AP, अगर ये AP में है देन, तो ऐसा होता है कि कोई भी अगली टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लिखते ही हैं कि वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे B - A, अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, और ABC तीनों AP में दिए हुए थे। ठीक है ना, तो ये बराबर हो जाएगा इस अगली टर्म में से इसको माइनस करने के बराबर। या हम लिख सकते हैं 2B = A + C, तो B = A + C/2 आता है। और ये स्टेटमेंट भी हमें याद रखना चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि अगर तीन नंबर्स ABC अगर दे रखे हों, इफ दे आर इन AP, देन डबल ऑफ द मिडिल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होता है, या इस तरह से जो लिखते हैं ये बेसिकली अर्थमेटिक मीन ही हो गया। ठीक है ना। अगर दो नंबर्स दे रखे हों, अगर आपको A दे रखा है, B दे रखा है और उसका अर्थमेटिक मीन A हो, तो हम ऐसा भी लिखते हैं कि ये जो अर्थमेटिक मीन है इसको अब हम यहाँ B वैल्यू को कैपिटल A से लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसका दो नंबर्स का मीन हो जाता है। तो आप सिंपली दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये A + B/2 भी आ जाता है। और यहाँ पे अब इसका जो नाम है वो आ जाता है अर्थमेटिक मीन। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम खाली इस पे आ रहे हैं। रिजल्ट्स, ऑल द रिजल्ट बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो ले रहे हैं अभी। ठीक है ना। देखिए, दो स्मॉल कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसके बाद में पार्ट 2 में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में खाली पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो पाएगा। ठीक है, इन द पार्ट 2 विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो भी जहां तक हमने थ्योरी डिस्कस की होगी उससे रिलेटेड सवाल जो है आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। राइट। अभी कभी ऐसा होता है कि कोई सीरीज दी होती है A + D, राइट, A + 2D, और इसको हम लिखेंगे, सपोज इस तरह से लिख रहे हैं, बेटर रहेगा A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, और AN दिया हुआ है प्लस AN + 1 भी है मान लीजिए, और ये सीरीज चली गई AM तक। एक पर्टिकुलर सीरीज है, AP है, और वो है टोटल M टर्म्स तक जा रही है। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना होता है nth टर्म फ्रॉम एंड से निकालना है, न कि शुरुआत से निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो पॉइंट यह है कि अगर सीरीज में, इस पूरी सीरीज में m टर्म्स हैं, m टर्म्स इसमें हैं सीरीज में, ठीक है, और यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो nth टर्म है, nth टर्म जो निकालनी है एंड से, Tn निकालना है एंड से, तो वो स्टार्टिंग से कौन सी बनेगी। पॉइंट ये है कि हमारे लिए पॉइंट ये आता है कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कोई भी टर्म जो है बिगनिंग से है, फ्रॉम दिस बिगनिंग, स्टार्टिंग से हम उसको निकालते हैं। फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे A लेट करते हैं, A आती है, और उसके बाद में यहाँ पे कोई भी टर्म आती है
लेकिन सवाल ऐसा पूछ दिया जाए फाइंड आउट द nth टर्म फ्रॉम द एंड, राइट, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये आएगा कि यही वाली जो टर्म है ये टी एम माइनस एन प्लस 1 टर्म बनेगी। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा कि अगर कोई भी टर्म है, आप बिगनिंग का फॉर्मूला यूज करना जानते हैं, तो उसमें आपको मालूम चल गया कि टोटल इसमें m टर्म्स हैं, टोटल m टर्म्स हैं, और वो बोलता है कि फाइंड आउट द nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो आप या तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और हमें टोटल m टर्म्स का पता है, तो स्टार्टिंग से अगर लेना होगा तो वो कौन से नंबर की टर्म होगी, अगर ये सवाल पूछा जाता है तो फिर हम उसको कैसे आंसर करते हैं, दैट पर्टिकुलर टर्म विल बी, ये जो टर्म होगी nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये एंड से है, और यही टर्म जो है बिगनिंग से जो होगा दैट दिस टर्म विल बी m माइनस एन प्लस 1 टर्म बन जाएगी। हम देख सकते हैं, मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 15, अब आप देख रहे हैं इसमें जो टोटल टर्म्स हैं 3 और 3 6 7 8, तो m की वैल्यू में 8 डाल देता हूँ, राइट, और जो nth टर्म है तो एंड से मान लीजिए थर्ड टर्म निकालना है, इस वाली टर्म की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू अगर 3 कर देते हैं तो एंड से हो गई थर्ड टर्म, राइट, तो वो बिगनिंग से जो है टर्म नंबर कौन सी बनेगी, यही वाली बिगनिंग से बनेगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म बनेगी। देख सकते हैं कि हम निकाल लें टी एम की वैल्यू 8 है, और m जैसे फॉर्मूला बनाया m माइनस एन, पहले फॉर्मूला लिख दूं, m माइनस एन प्लस 1 बनेगा, ठीक है, तो टी m की जगह आप 8 लिखोगे, 8 माइनस एन की वैल्यू 3 है प्लस 1 है, तो देखिए क्या बनेगा, n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो आप देखिए क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 8 9 और 3 टी 6, तो 6 नंबर वाली टर्म आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो जो टर्म एंड से थर्ड नंबर की है वही बिगनिंग से 6 नंबर की टर्म बनती है। फॉर्मूला परफेक्ट है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वो पूछे कि एंड से कोई टर्म है तो वो उसको बिगनिंग से कौन से नंबर का टर्म बोलेंगे अगर उस पर्टिकुलर सीरीज में टोटल m टर्म्स आ रही हो, ठीक है ना। क्वेश्चंस अभी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में लेने वाले हैं, सारे ध्यान रखिए। और एक और जो चीज हमें सपोजिशन करनी होती है उसको अभी हम थियोरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, कि कई बार आपको सपोज करनी होती है, यू हैव टू फाइंड आउट द 3 अननोन टर्म्स, 4 अननोन टर्म्स विच आर इन एपी, 5 और 6 टर्म्स, ठीक है, और वो उनके बीच में कुछ रिलेशन देता है कि 3 टर्म से फाइंड आउट द 3 टर्म्स, और टर्म्स आर सच दैट उनके बीच में कोई रिलेशन बना के देगा, और वो 3 टर्म्स जो एपी की हैं वो निकालनी है, या कभी 4 देगा या 4 देगा, 5 या 6 टर्म भी दे सकता है, इतनी टर्म पूछता नहीं है, ठीक है ना। सो सपोजिशन ऑफ टर्म्स बोलते हैं इसको, सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर आपको सपोज करनी हो और आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको 3 लेनी हो, 3, तो वो कैसे लेंगे, तो उसको लेने का जो तरीका है वो आप जो लेट करेंगे, सपोज करेंगे, वो बेटर है कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी लें। बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि एक कंडीशन जो देगा उसमें वो उनको ऐड करने से रिलेटेड देगा, वो बोलेगा कि अगर 3 टर्म्स एपी में इस तरह से हैं कि अगर तीनों को ऐड किया जाता है तो इतना इतना आता है, तो अगर तीनों को हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये डी खत्म हो जाएगा, और ये भी देखिए आप a माइनस डी है, उसमें डी ऐड किया तो a आ गया, और a में डी ऐड किया तो a प्लस डी आ गया। इसका मतलब ये 3 टर्म्स हमने इस तरह से लिए हैं जो कि एपी में है, इनको हमने सपोज किया है, और मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन में एक कंडीशन बोलेगा ऐड करने से रिलेटेड, तो वो आपका डी डिसाइड करवाएगा, और जब डी डिसाइड हो जाएगा तो एक चीज़ निकल जाएगी और फिर आप दूसरी चीज़ इसमें से निकाल सकते हैं। कभी हमें 4 टर्म्स को सपोज करना होता है तो ध्यान रखिए इसमें जो है कॉमन डिफरेंस हम चलाएंगे 2d का, a माइनस 3d से स्टार्ट करेंगे, फिर a माइनस डी आएगा, फिर a प्लस डी आएगा, और a प्लस 3d आएगा। देखिए अगर इसमें भी 4 टर्म्स अगर आपने इस तरह सपोज किए हैं, 4 टर्म्स अगर पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, और उनको हम ऐड करते हैं तो माइनस 3d प्लस 3d गायब, माइनस डी प्लस डी
डिलीट हो जाएगा और उनसे उसमें एक कंडीशन डेफिनेटली ऐड करने से रिलेटेड दी होगी, तो वो हमें ए प्रोवाइड करेगा। आपको ए और डी डिसाइड करने, ए और डी मिल गया तो आपने चारों नंबर, आपके जो सपोजिशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू डिसाइड द ए एंड डी, दैट्स ऑल, राइट। इसके बाद कभी होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 दी होती हैं, अननोन टर्म्स, और उनके बीच में कुछ रिलेशन देते हुए उन 5 टर्म्स को निकलवाता है। ये वैसे कम ही पूछा जाता है, खाली 3 और 4 का ही ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं जनरल में बता दे रहा हूँ कि किस तरह से लिखना होता है। इसमें वापस लेंगे हम कॉमन डिफरेंस डी वाला, ए माइनस डी ले लोगे, ए ले लोगे, ए प्लस डी ले लोगे और ए प्लस 2d ले लोगे। तो देखिए आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कॉमन डिफरेंस जो है इसमें सी डी, इसमें हम चलाते हैं डी का, फिर इसमें 2d का चलाते हैं। कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस है, हम अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना रखना है, डी रखना है, 2d रखना है, 3d रखना है। डी कोई भी नंबर हो जाएगा तो उसमें 2d भी रख सकते हो, डी भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस एक बार डी याद रखोगे, एक बार 2d याद रखोगे, एक बार डी याद रखोगे, फिर जो है अगर कभी सब 6 टर्म सपोज करनी रहती हैं तो वहाँ पे फिर चल जाता है 2d का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 टर्म्स a माइनस 5d और यहाँ कॉमन डिफरेंस चलाना है 2d का। देखिए एक बार d होता है, एक बार 2d होता है, फिर d होता है, फिर 2d होता है, ये याद रखने की ट्रिक है। और नंबर कैसे सपोज करना है वो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। a माइनस 5d आएगा, फिर आएगा a माइनस 3d, फिर आपको लिखना चाहिए a माइनस d, फिर आप लिखोगे a प्लस d, फिर a प्लस 3d और a प्लस 5d, a प्लस 5d। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप 6 नंबर्स जो है सपोज करेंगे, सवाल आता नहीं है। पूछेंगे फिर क्यों बता रहे हैं, मतलब एक सपोजिशन को हम सीख रहे हैं कि किस तरह से इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको ये याद भी होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस डी का चला के तो 3 टर्म्स लोगे, 2d का चला के 4 टर्म्स का सपोजिशन मानोगे, और बोला 5 टर्म्स का है तो d रखोगे, 6 में 2d रखोगे। d और 2d क्यों रखते हैं, ये इवन और ऑड नंबर की वजह से रखते हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, ये d खत्म हो जाता है और ये डायरेक्टली आपको a की वैल्यू देता है जब आप ऐड करते हो तब, ठीक है ना। इसलिए ऐसा रखना पड़ता है। और यहाँ पे बिकॉज इवन नंबर ऑफ टर्म्स है इसलिए कॉमन डिफरेंस 2d का चला के रखना पड़ता है, जिससे कि ऐड करेंगे तो वापस d एलिमिनेट हो जाएगा और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 5 है तो फिर d का चल गया वापस कॉमन डिफरेंस, और 6 का है तो वापस 2d चल गया। तो इस तरह से ये लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ तक जो डिस्कस हुआ है कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इनसे रिलेटेड सवाल जो है पार्ट 2 में लेंगे।